हेलो फ्रेंड्स, देखो बच्चों, जो लास्ट क्लास थी उसमें अपना जो है हम अपनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर चुके थे। अब हमें जो है हम आज की जो क्लास रहेगी वो वॉन्ट हब फैक्टर पे रहेगी, पर उससे पहले हमें एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास टर्म को समझना होगा, क्योंकि यहीं से जो है हमें जो रिलेशन बनेगा किसका, वॉन्ट हब फैक्टर का, तो वो हमें देखना होगा बच्चों आज। देखो बच्चों, आपको जो है चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, पर एटलीस्ट मुझे अप्रिशिएट करने के लिए एटलीस्ट आप लाइक तो वीडियोस को कर ही सकते हैं, ताकि मैं जो हार्ड वर्क कर रही हूँ थोड़ा मेरे को भी एनर्जी मिले। बच्चों आगे आपकी विश है। तो बच्चों अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हो तो आप इनको लाइक और शेयर जरूर करें। देखो बच्चों, हम समझते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, पहले हम एबनॉर्मल टर्म को देख लेते हैं कि एक्चुअली जो है एबनॉर्मल होता क्या है। तो एबनॉर्मल यानी कि जो नॉर्मल वर्ड है उसका अपोजिट हो गया ना ये एबनॉर्मल, यानी कि जो नॉर्मल में कुछ कमियां आ जाती हैं हम उसको क्या बोल देते हैं, एबनॉर्मल बोलेंगे। या हम इसी को अनयूजुअल, एबनॉर्मल को ही हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, एबनॉर्मल को ही हम जो है अनयूजुअल भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको अनकॉमन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है हम ये जो आपका यानी कि जो नॉर्मल होता है, एक तो नॉर्मल कंडीशन होती है, एक जो है एबनॉर्मेलिटीज उसके अंदर हमें देखने को, यानी कि असामान्य चीजें जो है हमें उसके अंदर देखने को मिल रही हैं। किसके अंदर, मॉलिक्यूलर मासेस के अंदर। अब हम इस मॉलिक्यूलर मासेस में एबनॉर्मेलिटी जो है कोरिलेट कैसे कर रहे हैं वो ध्यान से देखें बच्चों। अभी तक जो आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे बच्चों, तो देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ रहे थे तो वो हमारा किस पे डिपेंड कर रहा था बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट, इस पे डिपेंड कर रहा था बच्चों। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा था। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम किस में स्टडी करते हैं, मोल के फॉर्म में स्टडी करते हैं। अब मोल क्या होता है, मोल हमारा क्या होता है, गिवन वेट बाय मोलर मास, यही होता है। तो देखिए आ गया ना हमारा मोलर मास टर्म। हमें इसी मोलर मास में एबनॉर्मल कंडीशन देखनी है, वो कैसे जनरेट होती है वो देखिए। जो आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बच्चों स्टडी की थी वो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट की स्टडी की है आपने। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट को जो है हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू स्टडी कर रहे थे, बट उसके नेचर को यहाँ पे स्टडी नहीं कर रहे थे। वहां पे जो हम सॉल्यूट को स्टडी कर रहे थे वो ओनली हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट थे। अब ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का क्या मीनिंग होगा, देखो बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर दे, सीधी सी बात है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कब होगा बच्चों, या तो ये आयंस में ब्रेक डाउन हो या फिर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस गेन करेगा तभी तो आयंस में कन्वर्ट होगा, जिससे यानी कि या तो कंप्लीट मास ही जो है किसी भी सब्सटेंस का वो वन इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो, तो उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा ना वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट हो जाते हैं। बट हमने पढ़े थे नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि उसके नेचर का तो कोई इफेक्ट ही हम नहीं पढ़ रहे थे। तो जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे ना बच्चों, उसके लिए जो है हमारा जो मॉलिक्यूलर मास उसका ज्यादा इफेक्ट कुछ भी नहीं आ रहा था। पर देखिए कुछ हमारे पास ऐसे भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो क्या होते हैं, या तो डिसोसिएशन शो करते हैं या एसोसिएशन शो करते हैं। अब वो देखिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल जो है आप क्या करें, जो सोल्यूट है, सोल्यूट जो है वो आपने ले लिया NaCl बच्चों, क्या लिया, NaCl ले लिया। ठीक है, NaCl आपने लिया किसके अंदर, वाटर के अंदर लिया। तो ये जो है इसके अंदर किसमें कन्वर्ट होता है बच्चों, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, किसमें कन्वर्ट होता है। ऐसे ही अगर हम KOH की बात करें बच्चों, तो ये भी किसमें कन्वर्ट होगा, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, यानी कि डिसोशिएट हो रहे हैं ना, ब्रेक डाउन हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो जब या तो ये आपको ऐसे डिसोशिएट होते हुए दिखाई देंगे, या फिर जो है मैनी पार्टिकल्स जो है मिलकर एक कॉम्बिनेशन फॉर्म में आपको मिलेंगे। तो हमें वही सब देखना कि अगर ऐसा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट आ जाए तो उसका क्या इफेक्ट होगा, किस पे, हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। कैसे लिंक करके हमें देखना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। तो देखो उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ अपना ये जो मैंने अभी लिखा है। एबनॉर्मल का मीनिंग क्या होगा बच्चों, जो नॉर्मल कंडीशन में ना हो। ठीक है, कौन, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जो ये आपको यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में नहीं देखने को मिला, कहाँ पे देखने को नहीं मिला। अब ये बात है ना सोचने की कि हमें कहीं कहाँ पे जो है वो देखने को नहीं मिला,
तो बच्चों वो जो है आपने जो अभी तक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है वहाँ पे हमें ऐसा कोई सीन नहीं दिखाई दे रहा था एबनॉर्मल कंडीशन का। बट जब आपने यहाँ पे जब आप सोल्यूट नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट को जब स्टडी कर रहे थे तो वो ओनली नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट आप वहाँ पे ले रहे थे, यानी कि वो जो है आयंस में ना तो डिसोशिएट हो रहे थे ना ही वो एसोसिएट हो रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे, यानी कि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे आपके, यानी कि डिजोल्व तो हो रहे थे बट आयंस में कन्वर्ट नहीं हो रहे थे। ठीक है, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज को जब हम वाटर में डालते हैं वो डिजोल्व तो हो जाती है बट किस में कन्वर्ट नहीं होती, आयंस में कन्वर्ट नहीं होती। तो हम जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे थे तो उसमें जो है मॉलिक्यूलर मासेस में एबनॉर्मलिटी हमें देखने को नहीं मिल रही थी। पर अगर हम यहाँ पे जब डिसोसिएशन या एसोसिएशन के इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं तब हमारा जो मॉलिक्यूलर मास है उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो जो उसका नॉर्मल था उससे जो है कुछ डिफरेंस हमें वहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो वो डिफरेंस कैसे क्या है इसको नोट कर लीजिए, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो बच्चों, डिसोसिएशन और एसोसिएशन का इफेक्ट क्या आएगा हम यही समझ लेते हैं पहले। जब डिसोसिएशन हो रहा है किसका, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया किसका बच्चों, कि अगर आपने KOH ले लिया, ठीक है, KOH जो है आपने एज ए सोल्यूट लिया बच्चों, तो एज ए सोल्यूट जब आपने लिया, फॉर एग्जाम्पल हम जो है यहाँ पे ओनली कंसिडर कर रहे हैं कि आपने जो है KOH का 1 पार्टिकल लिया था, बट जब ये डिसोशिएट हुआ तो ये 2 पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया। 2 कैसे, एक तो आपका ये और एक ये, यानी कि कितने में कन्वर्ट हो गया, ये 2 पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो देखो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी बच्चों, क्या जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी वो हमारी किसके इक्वल थी, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रही थी, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रही थी। तो अब देखिए जब आपके नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट इंक्रीज होंगे, समझ रहे हैं, जैसे पहले आपका 1 था अब वो 1 से किस में इंक्रीज हो गया, 2 में इंक्रीज हो गया, यानी कि हमें देखने को तो इंक्रीज मैट्रिक मिल रहा है ना। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट इंक्रीज होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी तो इंक्रीज होंगी ना, समझ रहे हैं। तो देखना अब जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे तो मैं लिख रही हूँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, CP से डिनोट कर रही हूँ बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो इनका तो क्या हुआ बच्चों कि ये बढ़े, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बढ़े तो आपका जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी बढ़ गई, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट बढ़ गए तो ये भी आपके बढ़ गए। बट जब हम मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालते तो क्या होता है, गिवन वेट बाय मोलर वेट। तो अब यहाँ से देखो बच्चों हमारे लिए दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या मोलर मास और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली जा रहे हैं। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही तो मोलर मास में क्या आ रहा है, डिक्रीज। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीज हो रही तो मोलर मास में क्या आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, तो अब जैसे देखो यहाँ पे इसका जो अमाउंट आई वो आपका जो है क्या हुआ बच्चों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी कितनी हो गई, 2 टाइम्स हो गई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 2 टाइम्स हुई। तो जब ये इसके इनवर्सली है तो जो मोलर मास होगा वो 1/2 हो जाएगा, यानी कि हाफ हो जाएगा। एक्चुअली में जो हमने उसका जो है मोलर मास हम लेकर चल रहे थे तो वो हमें क्या मिला, अब हाफ मिला। तो यानी कि जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास था वो अब नॉर्मल हो गया ना, नॉर्मल तो नहीं रहा जब चेंज ही आ गए। तो समझ रहे हैं क्या बोल रही हूँ, देखो KOH जो है वो हमने लिया, ये क्या हुआ, एक जो है अभी तक हम सोल्यूट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में स्टडी करते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट स्टडी करते हैं। जब अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें उसमें जो यानी कि डिसोसिएशन या एसोसिएशन अगर हो रहा है तो उस केस में क्या होगा कि आपने पार्टिकल तो क्या डाला था अपने सोलवेंट के अंदर, KOH डाल दिया, बट ये KOH क्या हुआ उसके अंदर जाकर डिसोशिएट हो गया, कितने पार्टिकल में, 2 पार्टिकल में डिसोशिएट हो गया। और हम अब तक पढ़ते आ रहे थे बच्चों क्या कि अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी हम बात करें तो किसके इक्वल होंगी बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट के इक्वल होंगे। अंडरस्टूड है ये पॉइंट। अब नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट के अगर वो इक्वल होंगे तो जब आपके नंबर ऑफ पार्टिकल ही इंक्रीज हो रहे हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या करेंगे बच्चों, इंक्रीज होंगी। समझ रहे हैं क्या बोल रही हूँ। अब देखो जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है तो हमारे किसके इक्वल था, मोल्स ऑफ सोल्यूट के। मोल्स हमने कैसे निकाला, गिवन वेट बाय मोलर वेट। ठीक है, तो CP हमारा किसके हो गया, मोलर मॉलिक्यूलर मास की इनवर्सली आ गया। जब ये जो है 2 टाइम्स बढ़ेगा तो मोलर मास हमारा हाफ हो जाएगा। ठीक है, मोलर मास हमारा हाफ हो गया, यानी कि जो उसका नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास था हमारे किसका, सोल्यूट का, अब वो क्या हो गया बच्चों, हाफ हो गया। अब अगर हम एसोसिएशन का केस देखें तो वहां पे जो है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो डिक्रीज हो जाएंगी, मॉलिक्यूलर मास वहां पे हमें डबल मिल जाएगा। अभी देखते हैं
तो यानी कि कभी तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है और कभी क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी कभी डिक्रीज हो रहा है, कभी इंक्रीज हो रहा है। तो इस केस में जो हमारा मॉलिक्यूलर मास था वो हमारा क्या हो गया, एबनॉर्मल हो गया, नॉर्मल नहीं रहा। ठीक है, तो वो नॉर्मल नहीं रहा तो हम उसको क्या बोल देंगे बच्चों, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। समझ आया? यानी कि हम अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो इसकी डेफिनेशन में अभी लिख देती हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। यस, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास when the molecular mass of a substance determined by colligative property comes out different than theoretical value, or we can say accepted value। क्लियर बच्चों? आई थिंक आप समझ गए होंगे यहाँ पे क्या कि जो मॉलिक्यूलर मास हमने किसी भी सब्सटेंस का डिटरमाइन किया था किससे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, वो हमारा उसकी जो थ्योरेटिकल वैल्यू है उससे अलग आया। समझ रहे बच्चे? तो अब देखो जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है, मैंने अभी बताया हमारा जो 2 कंडीशंस में चला था, हम डिसोसिएशन देख चुके। अब अगर हम एसोसिएशन की बात करें बच्चों, तो फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, एसिटिक एसिड ले लिया। मैं यहाँ पे बात करूँ बच्चों एसोसिएशन की। ठीक है, तो देखिए जब एसोसिएशन हम कराते हैं तो आपने ले लिया एसिटिक एसिड CH3COOH हमने लिया, इसके n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने लिए, तो क्या हो गया इसके अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से डिसोशिएट ना होकर क्या स्टार्ट कर गया, एसोसिएशन स्टार्ट कर गया और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, CH3CON, ये इस मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो यानी कि इसने क्या स्टार्ट कर दी बच्चों, हम यहाँ पे बात करें तो क्या स्टार्ट की इसने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो कैसे, मैं इसको ओपनली जो करके बता देती हूँ। ये आपके पास CH3, ठीक है, और यहाँ पे आपका आ गया C, ये डबल बॉन्ड O, ये OH, ये आ गया। अब यहाँ पे इसको चलो हम नीचे की साइड बना देते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे जो है ये C डबल बॉन्ड O, ये CH3, हमने दूसरा मॉलिक्यूल लिया है एसिटिक एसिड का, और इसके साथ भी आपका क्या है ONH। तो देखो बच्चों ये जो है ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग शो करने लग गया और ये H जो है इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ शो करने लग गया। ठीक है, यानी कि दो ने कितना बना दिया, 1 बना दिया। समझ रहे? यानी कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल आपने सॉल्यूट के फॉर एग्जांपल 100 डाले, उन 100 ने क्या किया, सॉल्यूशन में जाते ही 50 में कन्वर्ट हो गया, 50 में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया? तो देखो अगर हम फाइनली बात करें क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी CP हमारा जो है वो क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पे। अब अगर सॉल्यूट ही हमारे क्या हो गए, हाफ हो गए, तो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो गई बच्चों, हाफ हो गई। अब इस केस में जब ये हाफ डिक्रीज हुआ है तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझिए, मॉलिक्यूलर मास उसका क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि देखो जब डिसोसिएशन हो रहा था तो जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। अगर जब एसोसिएशन हो रहा है तो हमारा मॉलिक्यूलर मास जो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी कि जो मॉलिक्यूलर मास उसमें क्या आ गई बच्चों, एबनॉर्मलिटीज आ गई। ठीक है, इसी वजह से हम जो ये मास में जो डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट आया, बट आया किस वजह से, हमने जो सॉल्यूट का नेचर चेंज किया है यहाँ पे, उस वजह से कि जरूरी नहीं सभी के सभी जो हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं वो क्या हो बच्चों कि वो जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही हो, नहीं, कुछ ऐसे सॉल्यूट भी होते हैं जब सॉल्यूशन में वो जाते हैं तो डिसोशिएट या एसोसिएट हो जाते हैं। तो उस केस में हम किससे स्टडी करेंगे, तो उसके लिए जो है हमने पहले एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास देखा है। अब हमारा जो यहीं से इस एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास में जो है डिफरेंस आ रहा है, हम इसको एक टर्म से स्टडी करने वाले हैं, वॉन हाफ फैक्टर। वॉन हाफ फैक्टर की हमें जरूरत क्यों पड़ी है बच्चों, डिसोसिएशन और एसोसिएशन के वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए। समझ रहे हैं? इसको नोट कीजिए, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो बच्चों एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को जो हमने यहाँ पे टर्म से स्टडी किया वॉन हाफ फैक्टर से, तो क्या हुआ था बच्चों, इन 1886 में जो है एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था किसने, जैकब्स हेनरिकस वॉन हाफ ने। जैकब्स हेनरिकस वॉन हाफ
इन्होंने जो है एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसमें ये पाया था कि मॉलिक्यूलर मासेस जो हैं उसमें एबनॉर्मेलिटीज आ रही हैं, ठीक है। तो ये जो है एक डच साइंटिस्ट थे हमारे, ये जो हैं डच केमिस्ट थे, इन्होंने जो है इस फैक्टर को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, जिसको हम डिनोट करेंगे किससे, आई से। ये होता है, ठीक है बच्चों, क्या होगा ये किसके इक्वल बताया है, मेजर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मेजर्ड कोलिगेटिव वैल्यू लिख लीजिए या प्रॉपर्टी वैल्यू लिख लीजिए, यहाँ पे वैल्यू इज गुड वर्ड फॉर दिस, एंड डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव वैल्यू, ठीक है। कैलकुलेटेड कोलिगेटिव वैल्यू लिखें या फिर हम उसकी क्या लिख सकते हैं यहाँ पे थ्योरेटिकल वैल्यू, या हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, या इसको इस टर्म में लिख लीजिए, ऑब्जर्व कोलिगेटिव वैल्यू डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू, ये लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कोलिगेटिव वैल्यूज ना लिखिए, कैलकुलेटेड वैल्यूज लिख लिए बच्चों, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा, मेजर्ड कोलिगेटिव वैल्यू डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू, ये आपका क्या रहेगा, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू। देखो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल जो है आपका जो ऑब्जर्व्ड है, ऑब्जर्व्ड फॉर एग्जांपल एक्स दिया, ठीक है, किसके लिए आपको दे दिया, किसके लिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बच्चों, HCl के लिए, ठीक है। HCl के लिए जो ऑब्जर्व्ड है वो आपको x दिया, बट इसका कैलकुलेट तो आप कर सकते हैं, इसका क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, किसमें होगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो कितने में डिसोशिएट हुआ बच्चों, 2 में, यानी कि थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी आई, 2 आई, दोनों हम यहाँ पे पुट कर देंगे x/2, ये आपकी आई की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो रहा है। तो देखो यहाँ पे जो है इतना मुश्किल नहीं है वन टॉप फैक्टर कैलकुलेट करना, हम इसको और भी इजी बनाने वाले बच्चों, कंटिन्यू रहिए वीडियो पे। चलो देखते हैं इसको कैसे इजी कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, अगर हम एसोसिएशन की बात करते हैं, किसकी, एसोसिएशन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपने लिया 2A मॉलिक्यूल जो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, A2 में, ठीक है। एसोसिएशन जहाँ पे आपको होता दिखाई दे वहाँ पे I की जो वैल्यू रहेगी वो <1 आएगी, ठीक है। एसोसिएशन के केस में आपका वन हाफ फैक्टर की जो वैल्यू आने वाली है वो <1 रहेगी। अगर हम डिसोसिएशन की बात करते हैं बच्चों, तो जो डिसोसिएशन होगा ना उसमें जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो है ये 2A ही मॉलिक्यूल थे, 2A की बजाय AB लिख लीजिए, AB थे जो किसमें कन्वर्ट हो गए, A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव में डिसोशिएट हो गया। इसमें I की वैल्यू क्या रहेगी, <1 रहेगी। क्लियर है, यानी कि वन हाफ फैक्टर की जो आपकी वैल्यू आने वाली है वो <1 रहेगी। और जो आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो हैं उनके लिए जो है जैसे फॉर एग्जांपल A से A में ही रह गया, उसमें ना एसोसिएशन हो ना डिसोसिएशन हो, उसके लिए I की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। अब हमारे लिए क्वेश्चन ये है कि जो डिसोसिएशन होता है, एसोसिएशन होता है या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, तो वो और देख लेते हैं बच्चों, इसको नोट कीजिए, वो और लिख लेते हैं। बच्चों देखो, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग समझे यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या रहेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था क्या, कि जब भी आप इसको सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो ये डिसोसिएशन जो है वो हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा, किसमें, 2 अपोजिट चार्जेस में, एक कैटायन रहेगा तो एक क्या रहेगा हमारे पास, एनायन रहेगा। तो हम जो बात कर रहे थे वो डिसोसिएशन की बात कर रहे थे बच्चों, किसकी, डिसोसिएशन। तो देखिए डिसोसिएशन में क्या रहेगा बच्चों, पहले तो हम इसका जो है फॉर्मूला देख लेते हैं, जो आप 11th क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम में वहाँ पे वेपर डेंसिटी जब हम कैलकुलेट करते हैं वहाँ से वो फॉर्मूला हम कैलकुलेट करते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज करने वाली हूँ। तो देखिए बच्चों, आपने क्या लिखा था, I = हमने लिखा था क्या, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी CP डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये ऐसा हमने कुछ लिखा था, ठीक है, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अब देखिए अगर ऐसा कुछ है तो अगर हम इनका मोलर मास से रिलेशन देखें, मोलर मास से हमारे जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी उनका क्या रिलेशन निकला था बच्चों, ये ऐसे आया था, इनवर्सली आया था ना। मैंने आपको इस वीडियो की जो स्टार्टिंग है वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, मोलर मास होता है, उसका इनवर्सली रिलेशन होता है। तो जो अब अगर हम कैलकुलेटेड जो है मोलर मास देखें और ऑब्जर्व्ड मोलर मास देखें, ये इनवर्सली है, यानी कि देखो अगर आप ऑब्जर्व्ड को लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑब्जर्व, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, मोलर मास
कैलकुलेटेड, कुछ ऐसे आएगा। जब इसको आप रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, मोलर मास कैलकुलेटेड, या आप क्या लिख सकते हैं, थ्योरेटिकल कैलकुलेटेड, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, इसको थ्योरेटिकल लिख सकते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ऑब्जर्व। ठीक है, ये ऐसे ये फॉर्मूला बन सकता है। समझ में आया क्या, मोलर मास कैलकुलेटेड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑब्जर्व्ड, ऐसा कुछ आएगा। अब हम जो है फाइनली ये लिख लेते हैं, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव वैल्यू लिख लीजिए। और जो यहाँ पे आपने लिखा क्या, कैलकुलेटेड या फिर थ्योरेटिकल, कैलकुलेटेड या हम क्या लिख सकते हैं, थ्योरेटिकल, हम यहाँ पे लिख सकते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव वैल्यू, ये लिख लेंगे बच्चों। तो मोलर मास से क्या रिलेशन आ जाएगा बच्चों, मोलर मास कैलकुलेटेड बाय मोलर मास ऑब्जर्व, ऐसा कुछ जो है आपको देखने को मिलेगा। अब ये फाइनली हमारा किसके इक्वल होगा, 1 + n-1 इंटू एल्फा। ठीक है बच्चों, एल्फा हमारा क्या रहेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एल्फा हमारा रहेगा, एल्फा हम बात करते केमिकल इक्विलिब्रियम में भी हमने इसको पढ़ा था, एल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि कितना एक में से कितना हमारा जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये। ठीक है बच्चों, और जो आपका n है वो हमारा क्या रहेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स में जो है हमारा वो ब्रेक डाउन हुआ है, वो हमारा क्या रहेगा, n। क्लियर है, देखो क्या हो जाएगा, फाइनली हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा वो बॉन्ड ऑफ फैक्टर विल बी इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव वैल्यू डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल कोलिगेटिव वैल्यू इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ कैलकुलेटेड एंड, या हम मोलर मास थ्योरेटिकल भी इसको बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑब्जर्व। ठीक है, ऑब्जर्व कोलिगेट जो है आपका सॉल्यूट का जो मोलर मास होगा वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, और जो थ्योरेटिकल यानी जो कैलकुलेटेड आपने फॉर्मूला से जो कैलकुलेट किया वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसका जो कॉमन फॉर्मूला होगा जो हम अप्लाई करेंगे, क्या यूज करेंगे, 1 + n-1 इंटू एल्फा, एल्फा दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एंड n हमारे होते हैं नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम मॉलिक्यूल, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में जो है वो हमारा ब्रेक डाउन हुआ है, उसको हम जो है n की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। क्लियर हो रहा है, तो देखो काफी इजी कॉन्सेप्ट है जो है। हम अब आगे अपने इलेक्ट्रोलाइट्स देख लेते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से हम स्टार्टिंग करते हैं, नोट कीजिए इसको। तो देखो बच्चों, अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और हमारे पास जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे और वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट जिनका डिसोसिएशन होगा बच्चों। ठीक है, जिनका डिसोसिएशन होगा, तो जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा उनका अल्फा जो है वो क्या हो जाता है, इज इक्वल टू 1 हो जाता है, यानी कि वो 100% जो है डिसोशिएट हो जाते हैं। ऐसा कभी नहीं देखने को मिलेगा जो आपके स्ट्रॉन्ग होंगे कि उनमें जो है कुछ एक आपका कि आप यही बोले कि 100 में से जो है ओनली 90% डिसोशिएट हुआ है, या फिर आप ये बोले कि जो है ओनली 50% डिसोशिएट हुआ है। ठीक है, तो उनको हम जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपके वो होंगे जो पूरे की तरह जो है डिसोशिएट हो जाए। 5 और 10% का जो है वहाँ पे हमारा चल जाएगा, बट बेसिकली जो है अल्फा इज इक्वल टू 1 रहेगा, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। यानी कि जो आपने एक टर्म आपने जैसे फॉर एग्जांपल जो है आपने 2 मॉलिक्यूल लिए थे बच्चों, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ KCl लिए, और ये जो 2 मॉलिक्यूल है आपके KCl के, ये पूरे के पूरे डिसोशिएट हो गए किसमें, 2K पॉजिटिव में और 2Cl नेगेटिव में। यानी कि इनका अल्फा क्या रहेगा, जो ये जो इसका अल्फा जो है, यानी कि फॉर एग्जांपल हम इसका अल्फा, यानी कि ये एक टर्म है, ये जो आपका KCl है पूरा का पूरा जो है इनमें टूट चुका, इधर कुछ भी नहीं रहा, आपका जो रिएक्टेंट है उधर आपका कुछ भी नहीं रहा। या आप इसको चलो 2 से आप कंफ्यूज हो, आप 1 ले लीजिए। 1 में क्या होगा, हम यहाँ पे क्या जो है कंसीडर करके चल सकते हैं कि अल्फा इधर 1 है, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल है आपका जो कि आपका कंप्लीटली डिसोशिएट हो चुका। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो देखो बच्चों, ये जो चीज़ें हैं आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में देखी होंगी, और जिन बच्चों नहीं देखी वो एक बार बुक खोल के पढ़ ली इन चीज़ों को कि एक्चुअली में ये था क्या। और बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेंगे उनके लिए अल्फा की जो वैल्यू रहेगी वो 1 रहेगी। तो चलो हम फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू क्या बताया था बच्चों अभी मैंने, 1 + n-1 इंटू एल्फा।
यही बताया था, हम अल्फा की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू n। यानी कि जितने नंबर ऑफ आयंस हमारे डिसोशिएट होंगे वही हमारा क्या रहेगा, वांट ऑफ फैक्टर, वही हमारा क्या रहेगा बच्चों, वांट ऑफ फैक्टर रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे देखो अभी कितने में कन्वर्ट हुआ, 1 और 2 में कन्वर्ट हुआ ना, ये कितना था 1 था, 1 मॉलिक्यूल था, कितने में कन्वर्ट हो गया, 2 में कन्वर्ट हो गया। चलो हम इसका वांट ऑफ फैक्टर निकाल लेते हैं। तो देखिए बच्चों I इज इक्वल टू हम पुट करेंगे 1 प्लस n की वैल्यू क्या रहेगी 2, क्यों, क्योंकि 2 में ब्रेक डाउन हुआ है, 2 माइनस 1 इंटू 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2। वांट ऑफ फैक्टर हमारा कितना है बच्चों 2, जो कि ग्रेटर देन 1 है। इट मींस ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएशन प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से हमारा जो I की वैल्यू है वो क्या आई है, ग्रेटर देन 1 आई है। ठीक है बच्चों, ये चीजें समझना मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, हमें कंपाउंड को देखकर पहचानने में कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, या फिर हम जो है किस किस के लिए जो कौन कौन से कंपाउंड जो है हमारे को डिसोसिएशन के बिहाफ पे हम स्टडी करेंगे और कौन से हम जो एसोसिएशन के बिहाफ पे स्टडी करेंगे। तो इन अब जो है हम कंपाउंड्स को देख लेते हैं। ऐसे आप अप्लाई करेंगे डिसोसिएशन के लिए किसी भी जो है आपको उसको पहले देखो, अगर आपको ये कन्वर्ट करना नहीं आया ना तो आप आगे वैल्यू पुट करके अपना वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो इसको नोट कीजिए, आगे कंपाउंड्स के नाम लिख ले। तो देखो जो डिसोसिएशन रहेगा उसमें आप लिख सकते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे वो भी आपका क्या शो करेंगे बच्चों, डिसोसिएशन। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं HCl, HNO3, H2SO4 और हमारा क्या हो जाएगा HClO4, ये हमारे क्या रहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेंगे। अगर हम बात करते हैं किसकी, स्ट्रॉन्ग बेस की, स्ट्रॉन्ग बेस की अगर हम बात करें बच्चों तो जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, और भी अपने होंगे जो अपनी बुक्स में देख लेना। 11th क्लास में आता है बच्चों ये, ठीक है, वहाँ पे आपको जो है लर्न करने के लिए बोला गया होगा। थर्ड वन इज ऑल सॉल्ट। जितने भी सॉल्ट होंगे वो भी हमारे क्या रहेंगे, डिसोसिएशन देंगे। ऑल सॉल्ट में हम लिख सकते हैं KCl, NaCl, Na2SO4, Na2SO4, K2SO4, ये भी हमारे क्या रहेंगे बच्चों। या फिर अभी जो है यहाँ पे सॉल्ट जो है पढ़ने वाले हैं, डबल सॉल्ट जो होते हैं जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आते हैं, जो आप कोऑर्डिनेशन में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देखेंगे तो वहाँ पे आप देख पाएंगे कि उस टाइप के भी जो है कुछ एक सॉल्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिख दिया क्या कि यहाँ पे आपका आ गया आयरन, और यहाँ पे आपने ले लिया Cl, ठीक है, Cl4 ले लिया बच्चों। कुछ इस टाइप से जो है यहाँ पे आपका 1 नेगेटिव, कुछ यहाँ पे आपका कोई चार्ज आ जाएगा। तो इस टाइप से जो है कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में भी आपके सॉल्ट मिलेंगे जिनका कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे अगर आप इसका डिसोसिएशन देखेंगे HCl का, अभी मैंने बताया था आपको, HNO3 का आप देख लेंगे यहाँ से। H2SO4 में क्या होता है, 2H पॉजिटिव और 1SO4 2 नेगेटिव। देखो H2SO4 का हम देख लेंगे यहाँ पे, ये किस में कन्वर्ट होता है बच्चों, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, यानी कि 3 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना है। तो इसका यानी कि I वांट ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अगर हम यहाँ पे KOH की बात करते हैं तो KOH का जब डिसोसिएशन होगा तो K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में जाएगा, यानी कि जो आपकी N की वैल्यू आई वो कितनी आई, यहाँ पे 2 से आई है, और I फैक्टर भी कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसका 2 ही हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो ऐसे ही देखो आप किसी भी सॉल्ट पे अप्लाई कर लीजिए। K2SO4 में 2 K पॉजिटिव और 1 SO4 2 नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा, वांट ऑफ फैक्टर 3 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है बच्चों, तो यहाँ से N की वैल्यू निकालना बहुत ईजी है। आप जो है फॉर्मूले में पुट किए बिना ही जो है हम वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू बता पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता लग गया कि कितने मॉलिक्यूल्स में या कितने पार्टिकल्स में जो डिसोशिएट हो रहा है वही हमारा क्या होगा, वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू रहेगी। और सभी में आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, I इज ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो देखिए बच्चों ये हमारे कुछ स्ट्रॉन्ग थे। अब हम वीक को और देख लेते कि वीक के केस में भी क्या यही प्रोसेस रहेगा, देखते हैं। देखो बच्चों जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं
वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो वैल्यू होती है अल्फा की, वो क्या होती है, 0 से 1 के इन बिटवीन आती है बच्चों, ठीक है, 0 से 1 के बीच में रहती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की। वीक ही इलेक्ट्रोलाइट हो गए तो यानी कि उनका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो 1 नहीं होगा, 1 से तो क्या रहेगा, कम रहेगा, बट 0 से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। समझ रहे हैं, 0 से तो अल्फा ज्यादा रहेगा और 1 से क्या रहेगा, कम रहेगा। कैसे, देखो बच्चों क्या हुआ, अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो वीक का मीनिंग ये है कि वो कम्प्लीटली जो उसके अंदर जो आप सॉल्यूशन रेडी कर रहे हो कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं हो रहा। वीक हम उसी को बोलते हैं जो 5 to 10% डिसोशिएट होता है, या 20% तक जो डिसोशिएट होगा वो हमारे क्या रहेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट रहेंगे। तो देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट में जैसे आप बात कर ले HCl की, आप बात कर ले एसिटिक एसिड की, CH3COOH, ये भी हमारा वीक एसिड रहेगा। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये भी हमारा वीक एसिड रहेगा। तो देखो बच्चों ये क्या हमारे वीक हैं, ठीक है, यानी कि डिसोशिएट तो होते हैं बट क्या होगा, कम डिसोशिएट होंगे। अब देखो चाहे ये कितना भी डिसोशिएट हो तो यानी कि अल्फा की कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ना, जैसे 0.1 आई, 0.2 आई, 0.3 आई, कुछ भी है, यानी कि जो है थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो डिसोशिएट हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि अल्फा ही 0 हो गया, अल्फा 0 तो नहीं है। तो देखो अल्फा की वैल्यू यानी कि जो अल्फा है आपका वो 0 से तो बड़ा है बट 1 से क्या है, छोटा है। यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है उसकी हमारे लिए यहाँ पे क्या कंडीशन है कि 0 से तो उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी बट 1 से क्या रहेगी बच्चों, कम रहेगी, ठीक है। तो जो हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर रहे हैं अपने फॉर्मूले में अप्लाई करके देख लीजिए, क्वांटा फैक्टर इज इक्वल टू 1 + n-1 इंटू अल्फा। क्लियर है बच्चों। तो देखो यहाँ पे जब आप अगर HCN की बात करें तो HCN देखिए, HCN जब ब्रेक डाउन हो रहा है तो H पॉजिटिव प्लस CN नेगेटिव 2 में कन्वर्ट हो रहा है। जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1 + 2 - 1 इंटू में, फॉर एग्जाम्पल ये 20% ही हो रहा है, 0.2 20% का जो है आप मोलरिटी इसकी देखेंगे तो 0.2 आएगी, ठीक है। तो 0.2 हुई बच्चों, 0.2 डिसोशिएट हो रहा है वो, तो देखो 1 में कुछ ना कुछ तो ऐड ही होगा ना, 1 में चाहे कितना भी ऐड हो, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ऐड ही हो रहा है। तो इट मींस आई की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी रहेगी, ग्रेटर देन 1 ही रहेगी। क्लियर हो रहा है, क्या रहेगी, ग्रेटर देन 1 रहेगी। तो देखो बच्चों क्या यहाँ से जो है आपका हमें ये पता लग जाता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट हम भले ही यूज कर रहे हो बट जो आपका ये रहेगी किसकी बच्चों, क्वांटा फैक्टर की वैल्यू रहेगी वो आपकी जो है 1 से तो ज्यादा ही आएगी, क्योंकि वो कुछ ना कुछ परसेंट तो डिसोशिएट हो ही रहा, चाहे वो जो है 5% हो रहा, चाहे 10% हो रहा, चाहे 20%, चाहे कितना भी जो है वो डिसोशिएट हो रहा है वो हो रहा है, यानी कि 1 में कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे हम ऐड कर ही रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों ये यहाँ पे जो है क्या लेस देन 1 के लिए ये आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आई की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी हमारी, ग्रेटर देन 1 रहेगी, ठीक है बच्चों। तो देखो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या आपने लिया 0.1 मोलर H2SO4 90% आयनाइज्ड, 90% आयनाइज्ड। देखो बच्चों अगर 90% दे दिया उसने या 95% दे दिया, क्योंकि मीन्स वो हमारा कितना आयनाइज हुआ है, हम उसको जो है कम्प्लीटली ही समझ लेते हैं। जैसे देखो अब H2SO4 को जब आप आयनाइज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ऐसे लिखेंगे। यानी कि जो N है वो हमारा कितना है, 2 और 1 3, N की वैल्यू 3, अल्फा हमें कितना दे रखा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 90%, 90/100 कितना आ जाएगा बच्चों, 0.9 आएगा। तो देखो यहाँ से हम जो अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्वांटा फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, I = 1 + n-3 - 1 इंटू 0.9। ये जो आंसर आएगा 1 से तो ज्यादा ही आएगा। वही हमारा क्या रहेगा, इतनी कंसंट्रेशन में जो H2SO4 का क्या है, क्वांटा फैक्टर जो है वो रहेगा। क्लियर हुआ बच्चों, ये जो है देख सकते हैं आप, ये हमने कंसंट्रेशन ली 0.1 मोलर, बट वो आयनाइज जो हुआ है, आयनाइजेशन डिसोसिएशन जो हुआ वही हमारा क्या होता है, अल्फा होता है ना, कितना आयनाइजेशन हुआ उसका वही हमारा अल्फा रहेगा। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बोर्ड के एग्जाम से देखें तो वहाँ पे जो है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन बनता है बच्चों, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि वो आपसे जो है डायरेक्ट डिसोशिएशन जो आप क्वांटा फैक्टर की वैल्यू पूछ सकता है कोई भी कंपाउंड देकर। जैसे मैंने अभी ये स्टेटमेंट लिखी, ये बिल्कुल एक लाइन है, इसमें आप जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में वो आपको आंसर देगा और 1 ही मिनट का ये
डिसोसिएशन होता है, मिनट क्या सेकंड्स का होता है जिस बच्चे को जो है इनका डिसोसिएशन करना आ जाता है। ठीक है बच्चों, एक दो न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, इसको नोट कीजिए। देखो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 0.1 अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड 20% आयनाइज्ड, 20% आयनाइज्ड। ठीक है, तो देखिए इस केस में हमारा जो है अल्फा क्या रहेगा, अल्फा हमारा आ जाएगा 20/100, कितना आ जाएगा 0.2, ये आया हमारे पास। तो देखो इतनी जो कंसंट्रेशन है वो सॉल्यूट के आपने जब ऐड किया तो 20% जो है आयनाइज रहा है। तो हम आई की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, कैसे, पहले हमें एन की जरूरत पड़ेगी। तो एन बच्चों देखो आप देख सकते हैं NH4OH जो है वो डिसोशिएट होगा किसमें, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, इसमें कन्वर्ट होगा, यानी कि एन हमारे कितने आए 2, कितने में कन्वर्ट हुआ है 2 में ही तो कन्वर्ट हुआ है। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। आई के वही हम फॉर्मूला पुट करेंगे 1 + n - 1, 2 - 1 × अल्फा। ठीक है, अल्फा कितना है 0.2। तो देखो जो भी आंसर आएगा वो 1 से आपका क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, जबकि तो 20% ही आयनाइज हुआ है। क्लियर है बच्चों। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं 0.1 मोलर, 0.1 मोलर जो है, अब की बार हम जो है यहाँ पे एक सॉल्ट ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, सॉल्ट यानी कि जैसे जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ले लेते हैं हम उसको, K4Fe साइनाइड हेक्सा कॉम्प्लेक्स है हमारे पास ये। ठीक है, ये जब जो है डिसोशिएट होगा तो हमें पहले इसका क्या देखना है बच्चों, देखो ये जो है जब डिसोशिएट होगा तो 4K पॉजिटिव में जाएगा, प्लस में एक आपका ये कॉम्प्लेक्स रह जाएगा ऐसे। ठीक है, इस केस में यहाँ पे 4 नेगेटिव आ जाएगा। तो देखो 4 और 1 5 हुआ, n इसका n कितना हुआ बच्चों, इसका 5 हुआ है। अगर हम i की वैल्यू निकाले तो वही, और ये 0.1 मोलर जो है ये जब आयनाइज हुआ है, फॉर एग्जांपल इसको ले लेते हैं 95% जो ये आयनाइज हो गया 95%, तो कितना हो जाएगा 0.95 अल्फा हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से अल्फा 0.95 ये होगा। तो देखो हम पुट कर लेंगे अपनी वैल्यू, कितना 1 + n कितना है 5 - 1 इंटू में कितना आ जाएगा 0.95। ये जो आंसर रहेगा वो आपका ये पॉइंट ऑफ फैक्टर इस कॉम्प्लेक्स के लिए आ जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ से मैं ये सोच के चल रही हूँ कि अभी जो है आपको डिसोसिएशन जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अभी हम जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट और जो है, चलो नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बेसिकली जो है वाटर के अंदर डिसोशिएट नहीं होते। क्लियर हो रहा है, वाटर के अंदर वो डिसोशिएट नहीं, हाँ सोल्यूबल हो जाते हैं बट डिसोशिएट नहीं होते। जैसे ग्लूकोज की बात करते हैं हम, आपने जो है 9th क्लास में भी ये पढ़ा होगा कि जो ग्लूकोज है वो H पॉजिटिव नहीं देता। ऐसा क्यों, क्योंकि वो जो है आयंस में डिसोशिएट नहीं होता, वो ओनली क्या करता है वहाँ पे डिजोल्व होता है, ना कि आयंस में आयनाइज नहीं होता वो। ठीक है, ग्लूकोज है, यूरिया है, ऑर्गेनिक जितने भी आप कंपाउंड्स की बात करते हैं सभी के सभी क्या रहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यानी कि वो जो है डिसोशिएट नहीं होते। जब वो डिसोशिएट नहीं होते तो अल्फा जो है उसका क्या हो गया बच्चों 0 हो गया ना, क्योंकि वो डिसोशिएट तो हुए ही नहीं। तो वो जब डिसोशिएट नहीं हुए अल्फा उनका 0 हुआ। तो हम देखो पुट करके देख लेते हैं उनका क्वांटम फैक्टर कितना आएगा। I = क्या आ जाएगा 1 + n - 1 इंटू में अल्फा। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें 0 तो ये ओवरऑल ये तो 0 ही हो गया ना। तो I = क्या हो जाएगा बच्चों 1, यानी कि जो आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना उनके लिए जो क्वांटम फैक्टर होता है वो क्या रहेगा हमेशा 1 रहेगा। डिसोसिएशन के लिए हमने ये कर लिया है, एसोसिएशन का और देख लेते हैं बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। देखो बच्चों एसोसिएशन के लिए जो हमारा I रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों 1 से क्या रहेगा कम रहेगा, है ना। तो 1 से तो ये कम ही रहेगा। तो इस केस में देखो अब आपने क्या किया, एक एसिटिक एसिड का ही एग्जांपल ले लीजिए। जैसे अभी हमने डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला यूज किया था ना बच्चों, वैसे ही हम इसके लिए एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं आई कैलकुलेट करने के लिए। I = 1 + 1/n - 1 इंटू बीटा। वहाँ पे हमने अल्फा यूज किया, यहाँ पे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बीटा यूज कर लेते हैं। डरना नहीं है बच्चों कि क्या नया लेटर आ गया, कुछ नहीं, वही है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम यहाँ पे सेपरेट लेटर से जो है डिनोट कर रहे हैं सिर्फ। तो ये हमारे उसके लिए फॉर्मूला रहेगा। एन आपको पता लग ही गया होगा कि क्या रहेगा। तो देखो एसोसिएशन बच्चों, एसोसिएशन में क्या हुआ था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट जो हुए थे
नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ जो सॉल्यूट हुए थे वो हमारे क्या हुए थे, डिक्रीज हुए थे। क्यों? क्योंकि वो जो है आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके कॉम्बिनेशन कर गए थे। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट डिक्रीज हुआ है तो जो मोलर मास हुआ है वो इंक्रीज हुआ है ना। मोलर मास क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो मोलर मास ऑब्जर्व है, मोलर मास ऑब्जर्व जो आएगा वो हमारा थ्योरेटिकल से तो ज़्यादा ही आएगा। मोलर मास थ्योरेटिकल से ज़्यादा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो तो डिक्रीज हो गए, और तो जो मोलर मास का रिलेशन था वो मोल में हमारा इन्वर्सली था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ। तो जो ऑब्जर्व आएगा वो हमारा क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो जब हम यहाँ पे वीक जो है कंपाउंड्स की बात करें तो जैसे देखो आप ले लीजिए CH3C डबल बॉन्ड OH ये ले लेते हैं हम। ठीक है, तो ये जब आपने एक कंपाउंड तो ये ले लिया, एक आपने जो है और ले लिया इसी का, यहाँ पे आपका आ गया H। मैं इसको थोड़ा ऐसे दिखा रही हूँ कि आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे इजीली देख पाए। C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो अब देखिए ये ऑक्सीजन जो इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा। इससे क्या हो जाता है, इसके अंदर एसोसिएशन हो जाता है। ठीक है, यानी कि 2 से कितना बन गया, 1 बन गया। क्लियर है बच्चों? तो देखो जो आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे और ये है, तो देखो फॉर एग्जाम्पल आप यही लगा लीजिए ना बच्चों कि यहाँ पे जो है आप n की वैल्यू 2 ही आ गई। फॉर एग्जाम्पल 2i-1 है, तो 2 तो ये तो 1 यू का यू रहेगा, ये माइनस में वैल्यू आएगी ना यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करेंगे। तो नेगेटिव कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। जब नेगेटिव वैल्यू को आप बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा की वैल्यू चाहे 0.1 है चाहे 0.2 है, कितना भी है तो नेगेटिव ही रहेगी ना। यानी कि 1 में से आपको क्या करना, कुछ ना कुछ माइनस करना है। जब 1 में से कुछ और भी घटा दोगे तो यानी कि 1 से तो हमारी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा। आंसर हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 1 से कम आएगा। क्लियर हो रहा है बच्चों क्या बोल रही हूँ? क्या कि देखो यहाँ पे आप n की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे, ठीक है, तो n की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी ही होगी। जब n की वैल्यू कुछ ना कुछ है, क्योंकि अगर आपका यहाँ पे n कुछ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यही लगा लीजिए n आपका 1 ही है और ओनली बीटा की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे कुछ, तो उस केस में जो है आपका ये चेंज हो जाएगा। 1 में से 1 0 0 ये आपका क्या हो जाएगा, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर 2 ही आया, मैंने अभी बताया यहाँ पे 2 आया, तो इसको जब आप सोल्व आउट करें कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगी। बीटा कोई भी वैल्यू हो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव ही रहेगा। 1 में से कुछ ना कुछ घटाएंगे तो यानी कि 1 से तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, कम ही आएगी। तो एसोसिएशन के जो हमारा क्वेश्चंस रहेंगे वो इसी टाइप से रहेंगे कि आपके जो फॉर्मूले हैं वो यहाँ पे इनमें वैल्यू पुट कीजिए और अपना आंसर रिपोर्ट कर दीजिए। देखो बच्चों मैं फिर से बता रही हूँ, अगर कंपटीशन के यहाँ पे देखें तो ये टॉपिक काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको कंपाउंड सर्च करने होंगे, कौन एसोसिएशन शो करता है, कौन डिसोसिएशन शो करता है, और बेसिकली मैं जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता चुकी। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी मैं आपको बता चुकी। एन कहाँ से निकालेंगे वो भी हमने बता दिया। अल्फा हम कैसे देखेंगे, ओनली परसेंटेज जो है डायरेक्ट उसका जो है 100 कीजिए डिवाइड में और उसका आंसर निकाल दीजिए, वो आपका डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों जो है आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो अब हमारा प्रोसेस रहेगा वो ये रहेगा कि पहले तो जो है हम एनसीईआरटी को सोल्व करेंगे। अब एनसीईआरटी के बाद जो है जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस होंगे वो सोल्व करेंगे। फिर कुछ जो है ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन पे आएंगे जो हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी यहाँ पे भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। कुछ एक शॉर्ट ट्रिक्स वहाँ पे हम देखेंगे। तो बच्चों वीडियोस पे ऐसे ही बने रहें, और किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है आप जो है कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स डालिए। बच्चों वीडियोस को अगर आपको जो है मैं स्टार्टिंग में भी बता चुकी वीडियो को, अगर आप जो है सब्सक्राइब चैनल को करना चाहें या ना करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर कम से कम मेरे को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक तो बनता ही है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करें, और जो बच्चे नए हमारे चैनल से जुड़ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, थैंक यू सो मच।